दोस्तों, इंडिया का जो रेलवे सेक्टर है, ये एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है। इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज़ काम करती है। कोई इलेक्ट्रिफ़िकेशन के ऊपर काम कर रहा है, कोई रेलवे लाइन के ऊपर काम कर रहा है, कोई कोचेज़ बनाने के ऊपर काम कर रहा है, वैगन बना रहा है। तो इस तरीके से मल्टीपल कंपनीज़ यहाँ पे काम कर रही है। तो अगर रेलवे सेक्टर में कोई डेवलपमेंट आता है ना, तो पूरे इकोसिस्टम में डेवलपमेंट आती है। तो रेलवे सेक्टर को लेके एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है और डिफेंस को लेके भी एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। सो यहाँ पे रेलवे सेक्टर को लेके न्यूज़ ये है कि रेलवे का जो फ्रेट मोमेंटम है, मतलब कि रेलवे का जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें जंप देखा गया है। जुलाई मंथ में 141 मिलियन टन्स का जो है माल को जो है ट्रांसपोर्ट किया गया है। और यहाँ पे जंप की अगर हम बात करें तो 9% का यहाँ पे जंप देखा गया है ईयरली बेसिस। जुलाई मंथ में यहाँ पे 141 मिलियन का जो है 141 मिलियन टन्स का जो है माल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया गया है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग लाइन थी या फिर एग्जिस्टिंग जो डब्बे थे, कोचेस थे, उसमें माल लेके गया हुआ है। यहाँ पे कोचेस की इंक्रीमेंट हुई है, उसमें जंप देखा गया है, रेलवे लाइन को अपग्रेड किया गया है, इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे की गई है। तो एंटायर जो इकोसिस्टम है ना, सब में डेवलपमेंट देखा जाता है। और इसके साथ ये लोग बता भी रहे हैं, जैसे कि आपका जो कोल है, आयरन है, ये फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें तो इनको ये ट्रांसपोर्ट किया ही है। पैसेंजर में भी आप देखोगे इसमें भी जंप देखा गया है। और रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 1137 करोड़ का रेवेन्यू जो है फ्रेट में, ये बता रहे हैं कि फ्रेट में यहाँ पे ग्रोथ देखी गई है। और यहाँ पे एक और आपको मैं डेटा दिखाता हूँ, उसके बाद आप समझ पाओगे कि किस तरीके से ग्रोथ आ रही है। अभी आप देखोगे कि डबल डेकर के जो हिसाब से जो है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। कई ऐसी वीडियोस आ रही है जहाँ पे बताया भी जा रहा है कि डबल डेकर जो है, अभी रेलवे जो अपना माल ढुलाई कर रही है, अभी डबल डेकर यूज़ किया जा रहा है। और 2014-15 में करीब 1000 टन, 1000 मिलियन टन्स के हिसाब से ईयरली बेसिस ये लोग लेके जा रहे थे। और आज 2025-26 में 1670 मिलियन टन्स में जो है फ्रेट लॉजिस्टिक यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसमें एक अच्छा खासा हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रहा है फ्रेट कॉरिडोर में। और इसमें अगर आपको ये समझना है कि किस तरीके से एंटायर इकोसिस्टम यहाँ पे काम करता है, सो यहाँ पे एक कंपनी है जैसे कि आरवीएनएल। इस कंपनी के बारे में ये बताया जाता है कि ये कंपनी रेलवे की एक मेन कंपनी है जो रेलवे को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने में लगी हुई है। इसके पास अगर आप देखोगे तो मल्टी ईयर के काम इसके पास पड़े हुए हैं। मल्टी ईयर ऑर्डर बुक है इसके पास, कई सालों के काम इस कंपनी के पास है। लाइनों को जो डबलिंग करना, अभी जो छोटी लाइनें हैं ना, उसको अपग्रेड ये कंपनी करती है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करना, ब्रिजेस है, अगर आप जैसे समझ रहे हो कि हाँ भाई फ्रेट कॉरिडोर है, आपके माल ढुलाई हो रहा है, तो अगर कहीं ब्रिज बनाना है, वहाँ पे रेलवे लाइन बिछानी है, तो वो आरवीएनएल कर रही है। उसके बाद मेट्रो प्रोजेक्ट भी ये कंपनी कर रही है। तो इस तरीके की कंपनी है जो मार्केट में काम कर रही है। और ये एक नवरत्न कंपनी है, 1000 करोड़ तक की इसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें कोई अप्रूवल लगता नहीं है। तो एक ये बड़ी अपडेट इस कंपनी को लेके आ रही है, जिसका मार्केट कैप 48,000 करोड़ के आसपास है। महंगी कंपनी है, वैल्यूएशन भी इसका महंगा देखने को मिलेगा, लार्ज कैप कंपनी है। और इस कंपनी में कुछ रिस्क भी है कि ये स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव है, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसके जो मार्जिन है वो थोड़े से कम देखने को मिल रहा है, बिकॉज ये खुद एक गवर्नमेंट बैक कंपनी है। तो बहुत ज़्यादा मार्जिन ये कमा नहीं सकती, क्योंकि खुद ये गवर्नमेंट के लिए काम करती है। तो गवर्नमेंट के लिए काम करेगी तो कैसे मार्जिन कमाएगी? तो मार्जिन इसके कम है। दूसरा, इसमें जो डेटर्स हैं, मतलब इसका जो कस्टमर से पैसे आने होते हैं, वो गवर्नमेंट से ही आते हैं पैसे, वो इसके डिले होते हैं, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल में भी थोड़ा सा वो भी बढ़ जाता है। अब पैसा डिले आ रहा है और कंपनी को सैलरी भी देनी है, मशीन भी चलानी है, काम भी करना है, तो वो कैसे चलेगा? तो वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी को अपने पैसे लगाने पड़ते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे रिस्क बताया जा रहा है। ऐसी एक और कंपनी का सामने नाम आ रहा है, और भी ऐसे मल्टीपल कंपनी है। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप किस तरीके की कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। जो फ्रेट कॉरिडोर में जो जंप आया है, ये एंटायर इकोसिस्टम में किस तरीके से फ़ायदा दे रहा है, वो चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी एक और कंपनी तीतागढ़, ये एक 11,000 करोड़ के आसपास कंपनी है। इसने अभी 3,186 करोड़ का जो है रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। प्रॉफिट भी 123 करोड़ का इसने रिपोर्ट किया था। इस कंपनी के बारे में ये बताया जाता है कि अगर आप इसको ऑर्डर देखेंगे तो इसके पास भी मल्टी ईयर का ऑर्डर है। कई सालों के इसके पास ऑर्डर पड़े हुए हैं, जिसमें इसको पैसेंजर कोचेस बनाने, मेट्रो ट्रेन बनाने, फ्रेट वैगन के ऊपर काम कर रही है। उसके बाद रिसेंटली इसने हाइपर लूप मोबिलिटी पार्टनरशिप किया है। एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, उसके साथ इसने पार्टनरशिप किया जुलाई में ही। अगर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखोगे कि क्या है, रोलिंग स्टॉक के ऊपर काम करती है। मतलब रेलवे का कोई भी कोचेस से रिलेटेड कुछ भी बनाना है, जो भी आपके पटरी के ऊपर चल रहा है ना, वो सारा काम ये कंपनी कर रही है। इसने अभी अपडेट दिया है कि जो मेट्रो के मैन्युफैक्चरर है उसकी कैपेसिटी को ये एक्सपेंड कर रही है। मेट्रो के कोचेस भी तो बनाती है ये, इंक्लूडिंग वंदे भारत के भी कोचेस को, उसकी भी कैपेसिटी को बढ़ाने के ऊपर काम कर रही है। और जो फ्रेट वैगन है ना, उसकी भी प्रोडक्शन लाइन को बढ़ाने की बात करी है। तो अगर आपका
जो अगर ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, लॉजिस्टिक बढ़ रहा है, तो उसके लिए कैसे आपको कोचेस नहीं चाहिए, वैगन नहीं चाहिए, तो वो चीज़ ऐसी कंपनी काम कर रही है। तो इस तरीके से काम करता है सारा चीज़। तो ये बड़ी डेवलपमेंट आई है, और ये मैंने आपके सामने कुछ जैसे स्टडी करने के लिए कुछ कंपनीज भी रखी है, तो आप इसको देख सकते हो। इससे रिलेटेड अपडेट ये आ रही है। और इसमें अगर रिस्क की बात करूँ तो भाई डिविडेंड वगैरह ये देती नहीं है, बहुत ही लो डिविडेंड देती है, ठीक है, डिविडेंड बहुत कम है। और इसके पास कंपनी ने एक बड़ा हेडविंड सामने रखा है कि यूएस के जो टैरिफ लगते हैं ना, उससे कंपनी को बहुत प्रॉब्लम होती है जब अनसर्टिनिटी टैरिफ वगैरह आते हैं। एफ के रिसेंटली आउटफ्लो भी हुए थे कंपनी में, ये भी एक रिस्क पॉइंट है। और कंपनी का जो ऑर्डर बुक है, कंपनी ने एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे सामने रखी है, ध्यान में रखना कि ऑर्डर बुक ये डिसाइड नहीं करता कि आपकी मार्जिन अच्छी होगी कि नहीं होगी। अभी आपके पास आपका ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अभी कंपनी का मान लीजिए फॉर एग्जांपल 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो आप ये थोड़ी समझ लोगे कि कंपनी का मार्जिन भी अच्छा होगा। अब ये गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, मार्जिन कम भी हो सकता है, सिंगल डिजिट के मार्जिन पे भी काम कर सकती है। तो ये चीज़ कंपनी ने बस अपने शेयर होल्डर को सामने रखा है। बाकी ये रीज़न है कि यूएस के जो टैरिफ लग रहे हैं, उसकी वजह से एफआईएस वाले आउटफ्लो जा रहे हैं, वो कंपनी ने सामने नहीं रखा है कि क्यों एफआईएस वाले बाहर जा रहे हैं, ना कंपनी को पता है कि फॉरेन वाले क्यों बाहर जा रहे हैं। दूसरी बड़ी जो अपडेट आ रही है वो डिफेंस सेक्टर को लेके आ रही है। एक कंपनी है जो हेलीकॉप्टर वगैरह बनाती है, और उस हेलीकॉप्टर को लेके उसने रिसेंटली जो अपग्रेड किया है, जो अपडेट सामने रखी है, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। वो इस तरीके के डिफेंस के लिए, इंडिया के जो डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए वो इस तरीके की हेलीकॉप्टर वगैरह बनाती है, उसी को लेके एक बड़ी अपडेट आ रही है। सो यहाँ पे आप देखोगे HAL की यहाँ पे हम बात करें, जो कि एडवांस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही है, और वो इस तरीके के हेलीकॉप्टर वगैरह बना रही है। रिसेंटली क्या किया इसने, इस तरीके के हेलीकॉप्टर तो बना लिए, और जब ये हेलीकॉप्टर बना लिए उसके बाद इसने इंटीग्रेशन के लिए, अब हेलीकॉप्टर बना के आप थोड़ी सीधा उड़ाने लग जाओगे, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट है जो इसको फुलफिल करना है, और उसका क्लियरेंस भी इसको मिल चुका है। ठीक है, इस आर्टिकल में बता रहे हैं कि इसको क्लियरेंस मिल चुका है, इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस चाहिए इसको, कुछ अपग्रेड करने वाली है। अगर वो सारी चीज़ें सक्सेसफुल हो जाती है, जैसे कि ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम लगाने वाले हैं, ऑटो रोटेशन करेक्टर्स ये लगाने वाले हैं, इमरजेंसी फ्लोटेशन सिस्टम लगाने वाले हैं, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले ये लगाने वाले, ये सारी चीज़ें जब इसमें फिक्स हो जाएंगी ना, टेस्टिंग कर लेंगे, फोकस वगैरह कर लेंगे, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, उसके बाद ये फाइनल सरकार को दिखाने वाले हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है तो कंपनी ने उसका भी प्री प्लान कर लिया है। कंपनी ने एक बहुत बड़ी सामने बात रखी है, इन्होंने बोला है कि भाई इसके पास अभी ये जो है आप देख रहे हो ना, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम, इन्होंने इसमें 742 करोड़ की इन्वेंट्री कर ली है। पिछले साल 503 करोड़ की इन्वेंट्री थी इनके पास, और अभी इन्होंने बढ़ा के, मतलब कंपनी ने अपने से पैसा खर्च करके 742 करोड़ की इन्वेंट्री कर ली है। कंपनी का ये मानना है कि अगर जैसे ही सरकार के पास ये सारी चीज़ें प्रपोजल जाता है, और जब भी सरकार से ऑर्डर आएगा, तो ये उसी टाइम पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, वेट नहीं करेंगे ये। जैसे ही इनको ऑर्डर मिलेगा वैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, इसीलिए इन्होंने इन्वेंट्री में इतना पैसा लगा दिया है। तो ये सारी चीज़ें प्री प्लान के साथ चल रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा खासा, मतलब पहले ही टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें कर लो, और आगे जो है हम लोग किस तरीके से अपनी इन्वेंट्री को यूज़ करने वाले हैं। 742 करोड़ इन्होंने इन्वेंट्री में लगा दिया, ताकि ये प्रोग्राम में जो हेलीकॉप्टर है वो, मतलब उसकी इन्वेंट्री पार्ट है, बन के रेडी नहीं हुआ है, हेलीकॉप्टर के पार्ट इन्होंने रेडी करके रख लिए, ताकि कल को जैसे ही ऑर्डर आएगा ना, ये बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये इस तरीके से आगे चल रही है। यहाँ पे आप देख भी पाओगे कि कंपनी कितना एक्टिवली काम कर रही है। दिस प्रोएक्टिव मैन्युफैक्चरिंग बिल्डअप अंडरस्कोर द कंपनी रेडीनेस टू सिक्योर फॉर्मल सीरीज प्रोडक्शन ऑर्डर्स एंड स्ट्रीमलाइन फ्यूचर इंडक्शन टाइमलाइंस फॉर द मिलिट्री। तो ये पहले से प्रिपेयर होके बैठे हैं कि इनको मिलिट्री से ऑर्डर मिलने वाला है। जैसे ही इनको एक ऑरल ऑर्डर मिलता है, जब भी इनको एक इंडिकेशन मिलता है, ये मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये HAL का फिलहाल तो प्लान देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि एक बड़ी डेवलपमेंट है। इस तरीके के अभी तक मुझे नहीं लगता कोई भी मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर ऐसा बना रहा है, वहाँ पे HAL ने करके दिखा दिया है। और भी इसके बड़े प्रोग्राम है, हेलीकॉप्टर को रिपेयर करने का काम, मेंटेनेंस करने का काम, पूरा अच्छा खासा, और जेट के ऊपर भी काम करे, जेट के इंजन के ऊपर भी इसके फ्यूचर के प्लान है। आगे के काफ़ी मेगा प्लान है कंपनी के, और जैसे 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 अपडेट आएगा मैं आपके सामने अपडेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा। कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटल बताऊँ तो बहुत बड़ी है, 3 लाख करोड़ की कंपनी है। तो एक बहुत ही मेगा साइज़ इसका हो चुका है। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद इसमें प्रोमोटर होल्डिंग की आप देखोगे 71% की होल्डिंग है। फिलहाल तो इसके नंबर नहीं आए हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ना, मार्च के बाद जून के नंबर नहीं आया, तो नंबर जैसे ही आते हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे।
पर जो कि पिछले क्वार्टर से अगर मैं देखूँ तो भाई अच्छी ग्रोथ आई थी उससे। 13,700 से 13,900 था सालाना, और क्वार्टरली बेसिस तो एक ह्यूज जंप देखने को मिला था। तो ठीक है, जब इस क्वार्टर के नंबर आएंगे तो वो अभी हम लोग देख लेंगे। जितनी बड़ी कंपनी उतना सीएजीआर कम हो जाएगा। सिंगल डिजिट की ग्रोथ है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। इन्वेस्टर की होल्डिंग में खास चीज़ है कि भाई प्रमोटर तो इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फॉरेन वालों की होल्डिंग 9% है। अच्छी खासी होल्डिंग है, ऐसा तो है नहीं कि बेच के भाग रहे हैं, अच्छी खासी होल्डिंग उनकी है। डोमेस्टिक वालों की होल्डिंग भी बहुत स्ट्रांग है, 11% के आसपास इनकी है। और ये लेटेस्ट डेटा देखने को मिल रहा है। और अलग से भी गवर्नमेंट ने पैसा डाल के रखा है। अगर हम इसको देखें तो कुछ डिटेल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट का पहले अलग से होल्डिंग नहीं था। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होल्डिंग गवर्नमेंट ही हुआ, तो आपका अभी इनकी होल्डिंग पहले 4 थी, फिर 5 हुई, 7 हुई, तो अभी थोड़ा सा अलग से भी गवर्नमेंट इसमें पैसा लगा रही है। बाकी पब्लिक की होल्डिंग तो 7%, ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये फिलहाल इस कंपनी को लेके अपडेट आया था, और जो भी कुछ अपडेट आएगा तो वो मैं आपके सामने लेके आ जाऊँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।